आज हम लोग हिस्ट्री का सेकेंड चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं और ये चैप्टर का नाम है फैक्टर्स लीडिंग टू द ग्रोथ ऑफ नेशनलिज्म एंड फाउंडेशन ऑफ आईएनसी, इंडियन नेशनल कांग्रेस। मतलब क्या क्या फैक्टर्स था जिसके वजह से नेशनलिज्म बढ़ा इंडिया में और इंडियन नेशनल कांग्रेस का जन्म हुआ, ग्रोथ हुआ। ये चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। अब नेशनलिज्म का मतलब क्या हुआ? नेशनलिज्म का मतलब लव फॉर वंस कंट्री, पेट्रियोटिज्म, देशभक्ति। इसको ही हम लोग क्या बोलते हैं? नेशनलिज्म। आई एम अ नेशनलिस्ट मतलब क्या है? आई लव माय कंट्री, ठीक है। अब देखो 19th सेंचुरी नेशनलिज्म जो बढ़ा इंडिया में, इसमें बहुत सारा फैक्टर्स है, जिसमें से सबसे पहले हम लोग डील करेंगे सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म्स मूवमेंट। बहुत सारा सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म्स मूवमेंट इंडिया में हुआ, जिसके वजह से इंडिया में नेशनलिज्म ग्रोथ हुआ। जब हम लोग सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट का बात करते हैं तो इसमें से सबसे पहला नाम आता है राजा राम मोहन रॉय का। राजा राम मोहन रॉय का नाम सुने ही होंगे तुम लोग, बहुत ही फेमस हिस्टोरिकल फिगर है ये। राजा राम मोहन रॉय जो थे, ये ब्राह्मो समाज स्टैब्लिश किए थे, जो कि सिर्फ एक रिलीजियस मूवमेंट नहीं था, बट एक सोशल और पॉलिटिकल रिफॉर्म्स भी सोसाइटी में लाया। ब्राह्मो समाज जो आज के दिन तक एक्टिव है, बहुत सारा कॉलेजेस में कोलकाता में जो बहुत सारा कॉलेजेस है, जैसे कि हेरम्बा चंद्र, उमेश चंद्र, ये सब ब्राह्मो समाज चलाता है। तो ब्राह्मो समाज जो है, राजा राम मोहन रॉय इसको फॉर्म किए। राजा राम मोहन रॉय का जो रिलीजियस बिलीफ था, इट वॉज अ मिक्सचर ऑफ ऑल रिलीजन। मतलब वो एक रिलीजन के ऊपर बिलीव सिर्फ नहीं करते थे, वो हिंदुइज्म के ऊपर भी बिलीव करते थे, इस्लाम के ऊपर भी बिलीव करते थे, क्रिश्चियनिटी के ऊपर भी बिलीव करते थे। इस्लाम का मोनोथिज्म उनको बहुत पसंद था कि गॉड इज वन। क्रिश्चियंस का एथिकल टीचिंग्स, एथिक्स, ये सब उनको बहुत पसंद था क्रिश्चियनिटी का। और उपनिषद का डॉक्ट्रिन, जो रूल था, जिंदगी बिताने का तरीका था, ये सब उनको बहुत पसंद था। तो एज अ सोशल रिफॉर्मर ब्राह्मो समाज क्या क्या सोशल रिफॉर्म्स लाया? पहला, कास्ट सिस्टम को अटैक किया। बोला कि नहीं, कोई ऊंचा जात, छोटा जात, नीचा जात, बड़ा जात नहीं होता, ऑल पीपल आर इक्वल, सब इक्वल है। पॉलीगैमी मतलब हैविंग मोर देन वन वाइफ, इसको वो कंडेम किए। चाइल्ड मैरिज को कंडेम किए। बाल विवाह जो होता है ना, पहले क्या था, 5 साल 6 साल का बच्चा लोगों का शादी हो जाता था, इसको कंडेम किए। सती सिस्टम को कंडेम किया। लास्ट क्लास हम सती एक्सप्लेन किए थे तुम लोगों को। ये सब को वो कंडेम किए। ये बोले लिबर्टी और फ्री प्रेस के बारे में बोले, लोगों के पास फ्रीडम रहना चाहिए, प्रेस के पास, न्यूज़पेपर के पास फ्रीडम रहना चाहिए। ये बोले फ्रीडम एक बहुत प्राइसलेस गिफ्ट है, हमारे पास सब कुछ रहे, हम तुमको एक कमरा में बंद कर दे, 3 टाइम का खाना दे रहे, कपड़ा लत्ता दे रहे हैं, तुम्हारा देखभाल कर रहे हैं, तो क्या तुम खुश रहोगे? नहीं। यू वांट फ्रीडम। तो ये बोले फ्रीडम, लिबर्टी इज अ वेरी प्राइसलेस गिफ्ट। ठीक है, तो नेक्स्ट इनका क्या कंट्रीब्यूशन रहा? ये चाइल्ड मैरिज, सती सिस्टम, पॉलीगैमी, कास्ट सिस्टम, ये सबको अटैक किए। ठीक है। नेक्स्ट आता है जो बहुत अच्छे सोशल रिफॉर्मर थे, वो थे ज्योतिबा फूले। ज्योतिबा फूले जो थे, ये लोअर कास्ट से थे, फूले फ्लावरिस्ट से थे, जिस वजह से ठीक है इनके साथ भी बहुत स्टार्टिंग के दिनों में भेदभाव थोड़ा हुआ था। बट आज इनका इतना नाम है कि हम लोग का इंडियन पार्लियामेंट में इनका स्टैचू है, ज्योतिबा फूले सर का। ठीक है,
ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट की थी जिसका नाम था सत्य शोधक समाज, जो कि लोअर कास्ट के लोगों, चिल्ड्रेन और वुमेन एम्पावरमेंट के ऊपर काम करते हैं। तो ये क्या किया, ये लिफ्टिंग ऑफ ओवर लोअर कास्ट, ये अपने एक बुक लिखे जो बुक का नाम था गुलामगिरी, स्लेवरी, जिसमें वो बताए कि कैसे लोअर कास्ट के लोगों को प्रॉब्लम सहना पड़ता है। नेक्स्ट ये जेंडर जस्टिस का बात की है। इंडिया का फर्स्ट वुमेन स्कूल ये खोले जहाँ पे वुमेन जाकर पढ़े। ये बोले जेंडर इक्वालिटी, मेल और फीमेल अलग थोड़ी है, दोनों ही सेम है, ठीक है, दोनों का इक्वल राइट्स होना चाहिए, ठीक है। फिर और भी बहुत सारा रिफॉर्म्स मूवमेंट स्टार्ट हुआ, जैसे कि आर्य समाज जो स्वामी दयानंद सरस्वती जी स्टार्ट किए थे, जिसमें वो कास्ट सिस्टम, फीमेल एजुकेशन और रीमैरिज ऑफ विडोज के बारे में बात की। कास्ट सिस्टम को कंडेम किए, ठीक है, फीमेल एजुकेशन को बोले कि बढ़ावा दो, रीमैरिज ऑफ विडोज के बारे में बोले कि विधवा जो हो जाएगी तो वापस से शादी करो। रामकृष्ण मिशन कौन स्टार्ट किए? सुने हो नाम रामकृष्ण मिशन? कहाँ है बोले तो कोलकाता में अपना गोल पार्क में है। रामकृष्ण मिशन वॉज स्टार्टेड बाय स्वामी विवेकानंद, नाम सुनिए। स्वामी विवेकानंद वॉज वन ऑफ द सन ऑफ इंडिया, ये जो कि अब फेमस है अपने थॉट्स को लेकर। वो अमेरिका गए थे, अमेरिका में जाकर वो इंडियन कल्चर को रिप्रेजेंट किए थे वहाँ पे, और लोग ताली मारने लगे थे उनका स्पीच सुनने के बाद। इतना ज़्यादा लोग पसंद किया उनके स्पीच को। तो रामकृष्ण मिशन वॉज स्टार्टेड बाय स्वामी विवेकानंद, जो कि बहुत सारा आज के डेट तक भी बहुत सारा हॉस्पिटल, स्कूल रामकृष्ण मिशन इंस्टीट्यूट चलाता है, ठीक। उसी तरह मुस्लिम्स में सर सैयद अहमद खान अलीगढ़ मूवमेंट स्टार्ट किए, जहाँ पे एजुकेशन के बारे में वो बात किए कि मुस्लिम लोग को एजुकेट होना है, इंग्लिश सीखना है, मॉडर्न एजुकेशन की तरफ आना है, ठीक है। अब बात आता है कि ये सब रिफॉर्म्स नेशनलिज्म को कैसे बढ़ावा दिया, ये सब रिफॉर्म से नेशनलिज्म कैसे बढ़ा। ये सब रिफॉर्म्स बात करता था किसके बारे में? इक्वल ट्रीटमेंट के बारे में। तो जो लोअर कास्ट अपने आप को सोच रहे यार तो नीचा जाति क्या है, मेरा क्या ही रिस्पेक्ट होगा, उसको भी एक्सेप्टेड फील होने लगा सोसाइटी में। समझ में रहे बात? वुमेन जिसको माना जाता था ये तो चार दीवारी के अंदर रहने वाली है, इसको बस इससे सिर्फ घर का काम करवाना है, वो लोग भी एक्सेप्टेड फील करने लगी सोसाइटी में। समझ में रहे? सब मिलकर अगेंस्ट द ब्रिटिश यूनाइटेड हुआ फर्स्ट टाइम, ये सब आइडियाज की वजह से, ठीक है। इसमें प्रेस भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। अब प्रेस कैसे बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया? प्रेस बहुत सारे इंडियंस को अपने, देखो उस वक्त तो व्हाट्सएप नहीं था, उस वक्त तो टीवी नहीं था, फेसबुक लाइव नहीं था, इंस्टाग्राम नहीं था, तो लोगों तक बात कैसे पहुंचेगा? न्यूज़पेपर, प्रेस, मैगजीन्स जो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर किए हैं हम लोगों का फ्रीडम में। तो देखो रोल ऑफ द प्रेस एंड इंडियन लिटरेचर, स्ट्रगल अगेंस्ट प्रेस सेंसरशिप। पहले ना प्रेस सेंसरशिप मतलब ब्रिटिश आगे अलग अलग लॉ लाए, अलग अलग लॉ लाया, जिस लॉ के अकॉर्डिंगली क्या होना, कुछ भी आपको पब्लिश करना है, छापना है, तो पहले आपको ब्रिटिश से परमिशन लेना पड़ेगा। इसके अगेंस्ट लोग प्रोटेस्ट किए कि नहीं ये चीज़ तो ठीक नहीं है। फिर बहुत सारे जर्नल्स, पेपर्स, मैगजीन्स, ये सब में नेशनलिज्म को बढ़ावा दिया गया। जैसे कि राजा राम मोहन रॉय संवत कामुड़ी, ये एक न्यूज़पेपर बंगाली में छपता था। दादा भाई नेरोजी का राष्ट्र रफ्तार गुजराती में छपता था। तो बहुत सारा न्यूज़पेपर जो था या मैगजीन्स लोकल लिटरेचर में छपता था और लोगों को लोकल लिटरेचर आता था, तो नेशनलिस्ट आइडियाज लोगों तक पहुंचने लगा। लोगों को पॉलिटिकल
इंफॉर्मेशन टाइम टू टाइम थ्रू न्यूज़पेपर मिलते रहता था। पेट्रियोटिज्म का आइडिया, देशभक्ति का, फ्रीडम का आइडिया लोगों के जहन में भरने लगा न्यूज़पेपर। नेचुरल राइट्स जैसे कि बाल गंगाधर तिलक साहब, केसरी एंड मराठा, ये दो उनका बहुत फेमस न्यूज़पेपर था जिससे वो लिबर्टी का बात कर रहे थे कि हम भी ह्यूमन बीइंग है, ब्रिटिशर भी ह्यूमन बीइंग है, वो हम लोगों को क्यों गुलाम बना के रखेगा, क्या हक है कि वो हम लोगों को गुलाम बना के रखेगा। तो ये सब के बारे में बहुत बात होने लगा। ठीक है, नेक्स्ट आता है इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन। देखो कोई भी जो रिवॉल्ट होता है ना, उसके पीछे इकोनॉमिक रीजन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब तुम्हारा घर में खाना नहीं बनेगा, जब तुम्हारा काम काज सही नहीं चलेगा, तब तुम बदमाशी करोगे, तब तुम बाहर निकलोगे, तब तुम चैलेंज करोगे गवर्नमेंट, है ना। अगर मान लो तुम्हारा काम काज ठीक चल रहा है, फिर भी तुम थोड़ा बहुत स्ट्रगल हो सकता है, बर्दाश्त कर लो। बट जब तुम्हारा इकोनॉमिक कंडीशन बिगड़ेगा, तो जैसे कि जब श्रीलंका में हुआ ना, श्रीलंका में क्या हुआ, गवर्नमेंट के सपोर्ट में सब था, जैसे ही इकोनॉमिक क्राइसिस आया, सब प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट का घर में चढ़ के हमला करने लगा। समझ में आ रहा बात। तो इसीलिए इकोनॉमिक फैक्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट रहता है कोई भी रेवोल्यूशन से रिलेटेड। तो इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन में सबसे पहले आएगा पीजेंट्स का सफरिंग। फार्मर जो इतना ज़्यादा सफ़र कर रहा था, उन लोग से जोर ज़बरदस्ती टैक्स वसूला जा रहा है, मन चाहा टैक्स वसूला जा रहा है उन लोगों से। ठीक है, हैंडीक्राफ्ट जो ब्रिटिश गुड्स इंडिया में आता, वो पूरा मार्केट को फ्लड कर दिया। इंडियन गुड्स को ब्रिटिश में बेचने नहीं दे रहा था, बैन कर दिया था, टैक्सेस हाई कर दिया था। तो यहाँ पे जो आर्टिस्ट लोग था, ये लोग का रोजगार चले गया। एडुकेटेड इंग्लिश जो था, इंडियन जो था, उन लोगों के पास नौकरी नहीं, उन लोगों को क्लर्क वाला जॉब दे रहा, उन लोग के अंदर डिससेटिस्फैक्शन जॉब जाग गया। हर जगह अनएम्प्लॉयमेंट, भूखमरी हो रहा। गवर्नमेंट पीपल का भलाई के बारे में सोच ही नहीं रहा। इससे क्या हुआ, लोग फ्रीडम के तरफ बढ़े। समझ में आया बात। अब देखो, जब ये लोग फ्रीडम की तरफ बढ़ा तो जाहिर सा बात है, ऐसे तो नहीं है सब कुछ मान जाएगा, सब हाँ बाबू बहुत अच्छा है, चलो तुम लोग को फ्रीडम दे देंगे। इन लोग अलग अलग पॉलिसीज लाया, रिप्रेसिव पॉलिसीज दबा के रखने के लिए इंडियंस को। क्या क्या पॉलिसीज लाया, पहला बोला कि सिविल सर्विसेज का जो एज लिमिट था, वो पहले था 21, उसको घटा के कर दिया 19, ताकि ज़्यादा इंडियंस लोग अपियर नहीं हो पाए। मतलब 19 ईयर्स तक तुम एलिजिबल हो। इसके अगेंस्ट प्रोटेस्ट स्टार्ट होने लगा। इंडिया में सब जगह भूखमरी था, फेमाइन आया हुआ था, और दिल्ली में दरबार सज रहा था, दिल्ली में सेलिब्रेशन हो रहा था ब्रिटिशर्स का। समझ में आया। तो इससे लोगों को बहुत हर्ट हुआ, है ना। बहुत सारा प्रेस रेगुलेशंस एक्ट आने लगा, प्रेस का एक्ट आने लगा, जिससे प्रेस का फ्रीडम को दबाने जाने का कोशिश करने लगा। जैसे कि वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट, इसको बोला गया था गैगिंग एक्ट। क्यों? क्योंकि इसमें प्रेस का फ्रीडम को पूरा क्रश कर दिया गया। बोला गया कि गवर्नमेंट के अगेंस्ट कुछ नहीं छाप सकती हो, गवर्नमेंट के परमिशन के बिना कुछ पब्लिश नहीं कर सकती हो। तो ये क्या था, इनडायरेक्टली न्यूज़पेपर का फ्रीडम को छीना जा रहा था। इंडियन आर्म्स एक्ट आया। इंडियन आर्म्स एक्ट में क्या था, कोई भी इंडियन अपने पास गन नहीं रख सकता। इससे भी झमेला होने लगा कि क्यों भाई, ऐसा क्यों होगा, जब ब्रिटिशर्स लोग रख सकते हैं अपने पास, तो इंडियंस भी रख सकते हैं। ठीक है, विदाउट लाइसेंस। तो ब्रिटिशर्स लोग विदाउट लाइसेंस रख सकता था, बट इंडियंस विदाउट लाइसेंस नहीं रख सकता था। फिर आया इल्बर्ट बिल क्या कंट्रोवर्सी। इल्बर्ट बिल कंट्रोवर्सी में क्या हुआ, पहले क्या था ना, एक ब्रिटिश जज इंडियन मुजरिम को सजा दे सकता था, बट एक इंडियन जज ब्रिटिश मुजरिम को सजा नहीं दे सकता। तो इल्बर्ट बिल में आया कि ये चीज़ तो गलत है, जज तो जज है, चाहे वो कोई भी रहे, तो दोनों ही एक दूसरे को सजा दे सकते हैं। अब इसके आगे ब्रिटिश कम्युनिटी खड़ा हो गया, नहीं नहीं इंडियन जज है तो क्या है, तो इंडियन, वो ब्रिटिशर को कैसे सजा देगा, हम लोग एक्सेप्ट नहीं करेंगे इस चीज़ को। तो ये सब इंफीरियरिटी दिखा रहा था कि इंडियंस को कितना वो लोग नीचा समझता था। मतलब एक पढ़ा लिखा जज का भी ये हैसियत नहीं है कि वो क्रिमिनल इंग्लिशमैन को सजा दे। ठीक है, तो ये सब रीजंस था क्यों नेशनलिज्म इंडिया में जगा।
देखो प्रीकर्सर्स ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस, ऐसा नहीं है कि डायरेक्टली इंडियन नेशनल कांग्रेस एक दिन लोग आया बोला चलो फॉर्म कर लेते हैं, समझ में आ रहा है? ऐसा नहीं हुआ, आहिस्ते आहिस्ते ग्रो हुआ है। अब कैसे करके आहिस्ते आहिस्ते ग्रो हुआ हम लोग देखते हैं। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन को स्टार्ट किया गया था भाई दादा भाई नेहरू जो कि इसको लंदन में फॉर्म किए थे 1 अक्टूबर 1860 में। और ईस्ट इंडिया एसोसिएशन का काम यह था कि ब्रिटिश पार्लियामेंट को टाइम टू टाइम ये इन्फॉर्म करना कि इंडिया में क्या क्या प्रॉब्लम्स अराइज हो रहे हैं, ठीक है। उसके बाद आता है पूर्ण सार्वजनिक सभा जो कि जज या जस्टिस रानाडे स्टार्ट किए थे। इसमें वो लोगों को बोलते हैं कि सेल्फ मेड गुड्स को खरीदो, स्वदेशी अपना कंट्री का सामान को खरीदो, अपना कंट्री का बाहर का सामान मत खरीदो, ठीक है। फिर आता है बहुत इंपॉर्टेंट इंडियन एसोसिएशन जो कि सुरेंद्र नाथ बैनर्जी स्टार्ट किए थे, जो कि कोलकाता से ही थे। इंडियन एसोसिएशन एक पॉलिटिकल मूवमेंट टाइप में था, ऑर्गेनाइजेशन टाइप में था, जिसका काम था हिंदू मुस्लिम का यूनिटी बनाए रखना, इंडियंस के अंदर पॉलिटिकल थॉट पैदा करना, लिबर्टी प्रमोट करना और गवर्नमेंट को कॉन्स्टिट्यूशनल बनाना, कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से चले, ठीक है। फिर जो लास्ट था इट वॉज इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस। इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस भी फॉर्म हुआ था सुरेंद्र नाथ बैनर्जी से। सुरेंद्र नाथ बैनर्जी इसका पहला प्रेसिडेंट बने। यही आगे चल के मर्ज हो जाता है इंडियन नेशनल कांग्रेस के साथ, जो अभी का जो हम लोग का कांग्रेस है ना, आज तक इंडियन नेशनल कांग्रेस, ये फॉर्म हुआ था 1885 में। और इसको फॉर्म कौन किया था? कोई इंडियन ने, एक ब्रिटिश रिटायर्ड सिविल सर्वेंट जिसका नाम था A.O. ह्यूम, एलन ऑक्टेव ह्यूम, ठीक है। इंडियन नेशनल कांग्रेस का पहला जो सेशन होता है वो कब होता है, वो कहाँ होता है? वो होता है बॉम्बे। बॉम्बे में पहला सेशन होता है 1885 में, और इसका प्रेसिडेंट रहते हैं W.C. बैनर्जी, उमेश चंद्र बैनर्जी। याद रखना है इंडियन नेशनल कांग्रेस का पहला सेशन कहाँ हुआ, कौन उसका प्रेसिडेंट था, कौन सा ईयर में हुआ? दिसंबर, ठीक है। ये होने वाला था पूना में, बट पूना में क्या होता है ना, कोई प्लेग फैल जाता है, जिस वजह से इसको शिफ्ट कर दिया जाता है बॉम्बे। बॉम्बे में हुआ था 1885 में हुआ था, W.C. बैनर्जी प्रेसिडेंट थे। दूसरा, और इसको कितना मेंबर अटेंड किया था? ऑल ओवर इंडिया से 72 डेलीगेट्स। कितना %? 72 डेलीगेट्स। ये 4 पॉइंट याद रखना है। दिसंबर 1885 बॉम्बे, W.C. बैनर्जी प्रेसिडेंट, अटेंडेड बाय 72 डेलीगेट्स। फिर आते हैं दूसरा सेशन में। दूसरा सेशन कहाँ होता है? दूसरा सेशन होता है कोलकाता में 1886 में। कौन इसका प्रेसिडेंट था? दादा भाई नेहरू जी। कितना लोग अटेंड किया? 450। सेकेंड कोलकाता 1886, दादा भाई नेहरू जी 450। थर्ड कहाँ होता है? मद्रास। कौन इसका प्रेसिडेंट रहता है? बदरुद्दीन तैयब जी। कौन सा ईयर में? 1887। कितना लोग अटेंड किया? 600। समझ में आया? चलो एक बार रिवीजन कर लेते हैं। फर्स्ट सेशन कहाँ हुआ? बॉम्बे। सेकेंड सेशन, थर्ड सेशन मद्रास, ठीक है। पहला सेशन कौन सा ईयर? दूसरा, तीसरा। पहला का प्रेसिडेंट कौन था? W.C. बैनर्जी। दूसरा का नेहरू जी। तीसरा का बदरुद्दीन तैयब जी, ठीक है। पहला में कितना अटेंड किया लोग? दूसरा में 450, तीसरा में ये याद रखना, ठीक है। अब कांग्रेस का इमीडिएट ऑब्जेक्टिव क्या था? कांग्रेस जो फॉर्म होता है उसका इमीडिएट ऑब्जेक्टिव क्या था?
पहला ऑब्जेक्टिव था ऑल ओवर इंडिया से वर्कर्स को एक साथ लाना, लोगों को एक साथ लाना कि पर्सनली एक दूसरे से जाने। दूसरा, लोग अपना रिलीजियस सोशल सब बिलीफ को छोड़कर नेशनल यूनिटी में आए, इंडियंस कहलाए, हिंदू मुस्लिम सिख ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्यास नहीं, इंडियंस कहलाए, ये उन लोगों का मोटिव था। तीसरा, गवर्नमेंट को जो इंडियंस का मेन प्रॉब्लम्स है, जो प्रॉब्लम्स है उसके बारे में बताना, देखिए भाई हम लोगों का ये प्रॉब्लम हो रहा है, ठीक है। पब्लिक ओपिनियन, पब्लिक को मोबिलाइज करना, भीड़ इकट्ठा करना, ये सब उन लोगों का इमीडिएट ऑब्जेक्टिव था कि ये ऑब्जेक्टिव हम लोगों को अटेंड करना है। समझ में आया? ठीक है, तो ये चैप्टर हम लोग का यहीं पे होता है खत्म। देखो जिसके पास न्यू बुक होगा तो वो लोग देख सकते हो चैप्टर के पीछे में एमसीक्यूज भी है जो कि पहले नहीं था, है ना। अभी एमसीक्यूज भी ऐड हो गई है, तो वो एमसीक्यूज को भी अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। और शॉर्ट्स एंड लॉन्ग्स का जो नोट्स है वो ऑलरेडी तो शॉर्ट आंसर लॉन्ग आंसर तो तुम लोगों को तो दिया हुआ ही है पीडीएफ में, एमसीक्यू यहाँ से पढ़ लेना और भी हम देंगे। कोई डाउट ये चैप्टर में कुछ पूछना है? ठीक है, तो फर्स्ट टू चैप्टर्स हम लोगों का अभी कंप्लीट हुआ है। भूमेश चंद्र बैनर्जी, WC बैनर्जी का फुल फॉर्म है भूमेश चंद्र बैनर्जी। ए ह्यूम का एलन ऑक्टेव ह्यूम, ए मतलब एलन, ओ मतलब ऑक्टेव, ऑक्टेव एलन ऑक्टेव ह्यूम। बीबीए के लिए बढ़िया